और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें एक बात हमको समझनी है जो हमें कहीं कंफ्यूज करती है, और चूंकि हमें वही पढ़ाया भी गया है कि इसको हम कुछ भी बी क्यू प्लस आर के रूप में मान लें। लेकिन बेटा एक बात और भी यहाँ ध्यान देना कि वो कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ना कि धनात्मक पूर्णांक। जब वो ये बोला होता कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो b की वैल्यू दिया है दैट इज़ 9 और जो r की वैल्यू दिया है वो 1 है। लेकिन यहाँ बेटा उसका घन 9m प्लस 1 के रूप का है, तो यहाँ पे एक्चुअली b को हम 9 माने, वो बात गलत तो नहीं है बट वो बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। तो सही फिर क्या है? गलत तो नहीं है, लेकिन तो फिर सही क्या है? सही ये है कि हमें वो कहा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो, 9 इंटू समथिंग प्लस ये रिमाइंडर है जो 1 की वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना, तो हम मानेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही मानेंगे, ना कि धनात्मक पूर्णांक का घन मानेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक, और हमने एक बात और कही थी आप लोगों से कि जब हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट हमको दिया होगा हम कुछ उससे डिफरेंट मानेंगे। यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट दिया है वो यम है, तो इस बार हम यहाँ पे जो बी की वैल्यू लेंगे वो कुछ और लेंगे। तो हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक की बात करें। धनात्मक पूर्णांक दैट इज ए, और ए धनात्मक पूर्णांक है मतलब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज ये वेरी ऑब्वियस थिंग। ये हमारा ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। अब यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हमारा ए होगा वो किसी नंबर के मल्टीपल, मतलब ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर होगा। लेकिन बी क्या ले, समस्या हमारे पास ये आ रही है कि बी को क्या लेट करें। तो बी बेटा यहाँ पे देखो 9 मानने से बढ़िया ये रहेगा ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमने कहा कोई ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे 4 कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर लें जिसका क्यूब करने में 9 कॉमन मिल जाए। तो कोई छोटा नंबर हम लेट करें, जैसे मान लो कि हमने लेट करने को तो हम कहते कि कोई बड़ा नंबर लेट करो जैसे जिसमें 9 कॉमन मिल जाए। तो हम 6 लेते तो 6 पे शायद 9 कॉमन ना मिल पाता, या मिल जाता 6 का क्यूब करते तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6, तो यहाँ से 9 कॉमन मिल जाता है। 9 से जो मतलब हमें यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन मिल जाता है, 3 यहाँ से, तो 9 तो कॉमन मिल जाता है। लेकिन जब 6 लोगे बेटा वो नंबर, तो यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये सारा मिलने वाला है। फिर से हमारा काम लंबा होने जा रहा है, तो फिर हम अपना काम सोच रहे हैं छोटा भी हो जाए और काम भी हमारा ढंग से हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ले रहे हैं बी जो पॉसिबल नंबर है, और दैट इज 3। 3 वो सबसे छोटा नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें 9 कॉमन मिल जाएगा। तो हमने लेट कर लिया यहाँ से b बराबर 3। तो b बराबर 3, तो r बराबर क्या हो सकता है? r बराबर भाई अगर b बराबर 3 है तो r जो हमारा होगा वो कम से कम b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ये बात तो हमें पता है। जैसे ही हम b लेट करेंगे तो r की वैल्यू तो अपने आप हम एज्यूम कर लेंगे कि जो r की वैल्यू आने वाली है इस बार क्या क्या आने वाली है, वो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है या 2 आ सकती है। हमें केवल 3 r मिले, यही तो हम चाह रहे थे। यही मैं चाह रहा था कि यहाँ पे 3 r मिले हैं और 3 ही केस हमको शो भी करना है। 3 ही हमारे पास r भी आए हैं और 3 ही केस हमको बनाना भी है। मतलब जो हम काम करने जा रहे हैं एग्जामिनर के हिसाब से सही काम है। और बेटा एग्जामिनर भी चाहता था कि बच्चा ये बात सोचे
हमें वो 9 बी ना ले करके, बी को अगर 9 ले लोगे तो हमें 9 केस शो करना पड़ेगा, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, और वहाँ से फिर कॉमन लेना पड़ेगा, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। फॉर्म का तो आएगा 100% आएगा, बट वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्यों लंबे जाएं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोचें और अपना काम स्मार्ट तरीके से सीखें। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से हमने कहा अब जरा पहला केस देखें, यदि हमने कहा यदि r बराबर 0, r बराबर 0 लिया तो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक जो हमने लेट किया था, जो हमने माना था, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस का r की वैल्यू हमने 0 माना है, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3q, और a की वैल्यू 3q आई है बेटा। हमें क्या कहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन इसका करना है मतलब a का क्यूब करना पड़ेगा, और जब a का क्यूब करोगे तो 3q का क्यूब होगा, 3q क्यूब, और इसका जब बेटा क्यूब करेंगे हम तो 27q क्यूब आ जाएगा। a क्यूब की वैल्यू हमारी आ गई 27q क्यूब। यहाँ से देखो 27 से हम 9 अगर कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 3q क्यूब, और हमने कहा बेटा ये जो 3q क्यूब है ना, इस 3q क्यूब को एक कांस्टेंट मान लो जिस फॉर्म में हमें शो करना है, तो हमने कहा 3q क्यूब की वैल्यू m मान लेते हैं। यहाँ लिख लेना नीचे, माना 3q क्यूब बराबर m। तो अगर 3q क्यूब m के बराबर हो गया तो यहाँ से देखो बेटा a क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, a क्यूब की वैल्यू जरा चेक कर लो। यहाँ से हमारा a क्यूब जो बनने वाला है इस बार बन जाएगा 9 इंटू 3q क्यूब की वैल्यू m, तो यहाँ हो गया 9m। a क्यूब मतलब उस धनात्मक पूर्णांक का जो घन निकल के आया दैट इज 9m आ गया। पहली बात हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट बात हम शुरू करते हैं। केस नंबर 1 तो खत्म हो गया, जरा केस नंबर 2 को हम रीड करें। केस नंबर 2 हम कहेंगे यदि r बराबर 1, r बराबर जैसे ही 1 लिया, अब देखो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या बन गया। हम जब भी r की अलग अलग वैल्यू चेक करेंगे तो हमारी निगाह सबसे पहले होगी कि जो हमने पॉजिटिव नंबर लिया था वो हमारा बन क्या गया। तो हमने कहा यदि r बराबर 1 तो वो पॉजिटिव नंबर a बराबर क्या बना, a बराबर बन गया 3q प्लस का 1, और अब a क्यूब हमको फाइंड करना था, a क्यूब बराबर क्या बनेगा, a क्यूब बराबर बन जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। और बेटा फिर से वही बात, ये हमारा a क्यूब और प्लस b क्यूब आ गया, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो ये हमारा बन गया a प्लस b का होल क्यूब। और हमने सीखा है a प्लस b का होल क्यूब, जिनको नहीं याद है वो देख ले, a प्लस b का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। हमने कहा भाई देखो इस पे a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो ज़रा देखो बनने क्या वाला है, ये हमारा बन जाएगा a क्यूब का मतलब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह पे 1 है मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह पे 3q है, 3 इंटू 3q, बेटा ये डाट का मतलब इंटू होता है, और इंटू 1, a और b आ गया, इंटू a प्लस बी का मतलब हो गया 3q प्लस का 1। इतनी बात हमें समझ में आती है। और बेटा अगर इतनी बात समझ में हमें आती है तो बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये 3q का क्यूब मतलब जो हमारा a क्यूब निकल के आएगा वो हमारा होने जा रहा है 27, 3 का क्यूब 27, और q क्यूब का मतलब q क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1, दैट मीन्स ये हो गया 9q इंटू 3q प्लस का 1, ये हमारा बन गया। अब ये बराबर हमारा फिर से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 ये हो गया 27, फिर से ये 27 हो गया, 27q स्क्वायर, यहाँ पे q इंटू क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस
9 क्यू इंटू 1 दैट मीन्स 9 क्यू आ गया। अब हमने कहा ये हमारा फिर से कोई बहुपद मिल गया 3 घात का, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी जो अधिकतम पावर हो वो 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद हो गया। और हमने बेटा पढ़ा है 9th क्लास में कि बहुपद को हमेशा घातों के घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का वो हमारा घातों का घटता क्रम है। तो हम घातों के घटते क्रम में इस बहुपद को लिखेंगे तो हमारे जो a क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी हो जाएगी 27, पहले 3 घात वाला क्यूब, उसके बाद 2 घात है, हाँ है, तो फिर 2 घात वाला प्लस 27 क्यू स्क्वायर, उसके बाद 1 घात वाला वो भी है 9 क्यू और प्लस का 1। ये बेटा 9 और क्यू इन दोनों में डिफरेंस है, देख लेना। अब यहाँ से एक बात जरा चेक करो, इस पूरे टर्म में, इस वाले पूरे टर्म में हमको 9 कॉमन मिल जा रहा है, एक को छोड़ दो अलग, जिसके साथ हमारे अचर पद लगे थे, जो हमारे साथ वेरिएबल था क्यू वाले के साथ जो था वो हमारा वहाँ पे 9 कॉमन आ जा रहा है। तो 9 यहाँ से कॉमन ले लो, और यही तो हमको ज़रूरत थी। 9 जैसे ही कॉमन आया ये देखो क्या बन गया 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 को कॉमन हो जाएगा, ये क्यू बच जाएगा और प्लस का 1 अलग है। अब फिर से वही काम जो अभी हमने पीछे किया है वही काम हमें एक बार और करना है। मतलब इस बार इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेना कि माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। और जैसे ही इतनी बातों को हम लोग m लिखेंगे तो देखो बन क्या गया, ये 9 इंटू m, तो ये हमारा हो गया 9m और ये अलग से क्या है प्लस का 1, तो ये हमारा 9m प्लस 1 का रूप मिल गया। किसका? उस धनात्मक पूर्णांक के घन का जो रूप मिला हमें 9m प्लस 1 का रूप मिल गया। इतनी बात बेटा बड़े अच्छे से समझ लेना, बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारा 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, और इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में। तो ये हमारा दूसरा टर्म मिल गया 9m प्लस का 1। और नेक्स्ट हमारा है अब r की वैल्यू हम फिर से लेट करेंगे, और अगला केस जब ले रहे हैं तो यदि हम मानेंगे यदि r बराबर 2, r बराबर 1 पे तो हमने देख लिया, अब r बराबर 2 लिया। r बराबर जैसे ही 2 लोगे हमारा धनात्मक पूर्णांक बेटा देखो क्या होने जा रहा है। तो जो हमारा a की वैल्यू निकल के आई, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग, ये दिखेगा, a की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी निकल के आई वो हमारी फिर से बन जाएगी, यहाँ से चेक करो, जो हमने धनात्मक पूर्णांक लिया था वो क्या लिया था 3q, ये हमारा आ जाएगा 3q प्लस r, और r की वैल्यू हमने 2 लेट कर ली है, तो a बराबर हमारा आ गया 3q प्लस का 2। लेकिन हमें ये तो r मिला, ये तो वो धनात्मक पूर्णांक मिला, हमें चाहिए क्या धनात्मक पूर्णांक का घन। तो जब इसका घन करोगे तो देखो क्या आने वाला है a क्यूब, घन का मतलब क्यूब, और जब क्यूब करोगे तो ये हमारा हो गया 3q प्लस 2 का क्यूब। और इतनी बात बेटा जैसे करेंगे, अब देखो फिर से ये हमारा बन गया क्या a प्लस बी का होल क्यूब, ये फिर से हमारा बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, इसको a मान लो और इसको b मान लो, और फिर से वही कहानी a प्लस बी का होल क्यूब, पीछे जो हमने अभी फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले पे इसको पुटअप करा लो। तो हमने कहा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब, ये हमारा a क्यूब, ये धनात्मक पूर्णांक वाला है, इसको इसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, और ये हमारा देखो 3q क्यूब आ जाएगा, 3q का होल क्यूब, ये मतलब 3q, तो 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a इंटू बी, a मतलब 3q, a मतलब 3q और इंटू b का मतलब 2 और इंटू a प्लस बी का मतलब हो गया 3q प्लस का 2। ये हमारा बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा देखो 3q का क्यूब, ये हमारा फिर से हो गया 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8
प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 त्रिका 9 दूना 18, ये हमारा बन गया 18Q इंटू 3Q प्लस का 2, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और, ये बराबर हमारा हो जाएगा 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 का गुणा 18Q का गुणा 3Q में करेंगे तो 18 3 54 आ जाएगा, ये 54Q स्क्वायर प्लस 18 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 18 दूना 36Q। फिर से हमें एक बहुपद मिल गया। अब इस बहुपद को हम घातों के घटते क्रम में अरेंज करेंगे तो ये बराबर a क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाने वाला है, ये आ गया 27Q क्यूब प्लस 3 घात वाला हो गया, उसके बाद 2 घात वाला लिखेंगे 54Q स्क्वायर प्लस 36Q और ये प्लस का 8 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात फिर से जरा चेक करना बेटा, यहां तक इसमें हमारा कुछ ना कुछ कॉमन मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, फिर से हमें 9 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें। अगर यहाँ से 9 कॉमन जैसे ही लोगे तो ये आ जाएगा 3Q क्यूब प्लस ये 9 छक 54 6Q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4Q और प्लस का 8, ये अलग है, इसको अलग ही रखो। अब फिर से ये जो नीचे वाला टर्म ये आ जाना 9Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेंगे जो रिक्वायर कांस्टेंट है, दैट इज m। तो हमने इसको m मान लिया कि ये जो नीचे चीज़ लिखी है ये बराबर m। अब इसको m मान लिया अगर, तो देखो हमारा अब फिर से फॉर्म क्या बन गया, इसको हम लिख पाएंगे 9 इंटू m, ये हमारा बन गया और प्लस का 8। अब जो a क्यूब हमारा निकल के आया वो 9 इंटू m, दैट मीन्स 9m आ गया और प्लस का 8 आ गया। और यही तो हमको लाना था, यही हमसे कहा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो देखो कौन कौन से फॉर्म का हो सकता है, या तो 9m फॉर्म का हो सकता है, या तो 9m + 1 फॉर्म का हो सकता है, या तो 9m + 8 फॉर्म का हो सकता है। मतलब जो हम लोग ये लेट कर रहे थे कि यार b की वैल्यू 9 है, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत आ रही है। वहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यू हमको दिखानी पड़ती और फिर बाकी वैल्यूज़ को हमें हटाना पड़ता और फिर कहना पड़ता कि ये या तो ये सही है, और या तो जो बाकी वैल्यूज आती वो भी कुछ इसी फॉर्म में आती। जो बाकी की वैल्यूज हमको मिल रही होती, मतलब कि हम अगर b बराबर 9 मानते तो 8 केस हमको दिखाने पड़ते। 8 केस में या तो केवल ये 3 बातें बनती, या तो कुछ और भी बातें आती जो हमारे काम की ना होती। तो उसको सॉल्व करके पता लगेगा हमको। फिलहाल अब देखो अपनी प्रैक्टिस के लिए उसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार उसको 9 केस लेके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप खुल जाएगा कि यार वो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों नहीं था। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए दैट्स वेरी गुड, बट एग्ज़ाम में हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। जो हम प्रैक्टिस करके गए हैं उसी का इम्प्लीमेंट करके आना है। तो हमें वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाना है। अपना ज्ञान जो हम 2 साल से पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हमें वहाँ पे शो करने जाना है। तो ज्ञान शो करने में प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेटा। तो हम इसलिए जो b की वैल्यू लेंगे वो हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या खोजेंगे जिसके क्यूब में हमको 9 कॉमन मिल जाए। तो दैट इज़ 3 के क्यूब में 9 हमको कॉमन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बेटा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो हमने 3 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। तो इन तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है नंबर चेंज कर दे, नंबर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारा है या तो वो धनात्मक संख्या हमको निकालनी होगी, या तो धनात्मक संख्या का वर्ग इस फॉर्म का होगा, ये शो करना होगा, या तो उस धनात्मक संख्या का घन इस फॉर्म का होगा, ये हमें शो करना है। तो घन का अगर क्वेश्चन आएगा तो चूँकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है ये, तो वो कम से कम 4 नंबर में आएगा। धनात्मक संख्या अगर शो करने के लिए आएगी तो वो 2 नंबर में आएगी। तो ये तीनों क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इस पे 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और दैट इज़ HCF कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को हम करने जा रहे हैं आज।
अब आज हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हम किन्हीं नंबर्स का HCF कैसे निकालेंगे। हमने पहली भी क्लास में इसको किया था, बट वहाँ पे क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन करवा पाया था मैं, और वीडियो हमारा बड़ा होने लगा था। तो आज उसी चीज़ को हम फिर से एक बार विद कॉन्सेप्ट, इसके एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो बस इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हमें और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो HCF बेस्ड क्वेश्चन होगा वो कह रहा है 3 नंबर्स हमको दिए हैं, 180, 180, 252 और 324 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हमको HCF निकालना है दिए गए नंबर्स का। तो देखो बेटा, HCF निकालना तो हम लोगों ने सीखा था कुछ पिछली क्लासों में, 8th 9th में, 9th में तो नहीं, 8th या 7th में हम लोगों ने HCF नंबर्स का निकालना सीखा था। वहाँ पे होता क्या था, हम भाग विधि से निकालते थे HCF। यहाँ पे भी एक्चुअली करना हमें भाग विधि है, बट हमें शो नहीं करना है, उसको एक टेक्निकल वे में करना है। तो वो टेक्निकल वे हम सीखेंगे। इसमें क्या होगा, जैसा कि पहली क्लास में हमने कहा कि यूक्लिड साहब ने कहा था कि कोई 2 नंबर हमारे पास अगर A और B हैं, कोई 2 नंबर A और B हैं, तो जो ये बड़ा वाला नंबर है ना, इसको छोटे नंबर के मल्टीपल और प्लस अगर कुछ बच जा रहा है तो रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक बात हम कहें, जैसे ये मान लो 15 था, 15 और 4 ये कोई नंबर है। अब 15 और 4 में 15 को 4 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? हमने कहा 15 को 4 से भाग दे दो। 15 को 4 से भाग दोगे तो 4 तियां 12 आ गया, 4 तियां 12 आ गया, शेष क्या बच गया? 3। तो अब ये 15 लिखा जा सकता है 15 बराबर जिस नंबर से भाग दिया, ये हो गया B 4, जितनी बार गया ये हो गया Q 3, और जो हमारा शेष बच गया वो हमारा हो गया R। तो हम यही लिखते थे A बराबर B इंटू Q प्लस का R, ये बात हम लिख पाते थे। ये हमारा भाई भाग पर में भी हमको यही बताती थी, और ये हमारा ये यूक्लिड साहब ने हमको बताया। तो यूक्लिड साहब ने हमने पहले भी दिन बताया था कि कोई नई बात हमको नहीं बताई, जिस चीज़ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे सदियों से, उसी चीज़ को उन्होंने एक वे में हमको बता दिया। तो एक जनरलाइज फॉर्म हमको दे दिया, और जब हम 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन एक मेथड पे कर सॉल्व करते हैं और सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उनका एक जनरलाइज फार्मूला बना देते हैं, और वही फार्मूला ही हमारा
ये फार्मूला कहलाता है, प्रमेय कहलाती है। तो प्रमेय एक्चुअली कुछ नहीं होता है, एक आदमी 1000 क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसके बाद वो जनरल तरीका एक बना देता है, उसी को हम प्रमेय बोल देते हैं। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब हमें HCF निकालने में करना क्या होगा, हम चूंकि यहाँ पे 3 नंबर दिया है और हमें तो 2-2 नंबर का पता है कि भाई 2 नंबर हो अगर, तो हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में हम करें क्या, ऐसे में बेटा जो सबसे छोटा नंबर है ना, उसको क्या करो, दोनों के साथ ले लो। जैसे हम गेम में क्या करते हैं, जब गेम खेल रहे होते हैं तो जो छोटा होता है बच्चा, वो कहता है नहीं हम भी खेलेंगे, पता लगा जगह नहीं, जितने प्लेयर की ज़रूरत होती है उतने पूरे हो गए, तो कहते हैं यार इसको कॉमन कर लो, ये हमारी तरफ से भी खेल लेगा, तुम्हारी तरफ से भी खेल लेगा। अच्छा, बच्चा भी होशियार, जब खेलने की बारी आती है तो फिर इसकी तरफ हो जाता है, उसके बाद फिर आराम करता है। अब सोचता है अगली पारी हमारी उसकी बारी में आएगी, तो अगली पारी का इंतजार करता है, फिर तब तक थोड़ी देर आराम कर रहा होता है, क्योंकि वो तो कॉमन है। तो खैर वहाँ ऐसी प्लेयर गेम वाली बात कुछ हद तक यहाँ भी सही है। जैसे जो हमारा सबसे छोटा वाला नंबर है 180, इसको क्या करेंगे, एक बार हम 180 और 252 को एक साथ ले लेंगे, और दूसरी बार हम 180 और 324 को 324 को एक साथ ले लेंगे। तो अब इन नंबर्स में देखो जरा, 180 और 252, तो हमने कहा जो 252 है ये बड़ा नंबर है 180 से, तो मतलब 152 को 180 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हमने ए लेट कर लिया, ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। तो हमने कहा जो 252 है ये बराबर हो जाएगा ए बराबर बी, बी का मतलब 180। अब बी से भाग कर दो इस 252 को, यहाँ 15 से हमने 4 को भाग किया था, इसको हमने ए बताया था और इसको हमने बी बताया था। तो हमने कहा इस बी से भाग कर दो 180 को, 180 से भाग करना 252 को, तो 180 से 252 को भाग करोगे तो कितनी बार जा सकता है, तो 180 दुन्ना अगर लेके जाओगे तो 360 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। बेटा जब बात ना समझ में आए ना, तो ऐसे कहीं साइड में हम रफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, 252 भागा 180 कर लेंगे, कहीं साइड में रफ कर लेना कॉपी में, तो ये एक बार जाएगा, 180 आ गया, बच कितना गया, हम कहेंगे 2 में से 0 निकल गया 2, और 15 में से 8 निकल गया 7, ये 72 बच गया, और बाकी ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब जितनी बार जाएगा वो हमारा क्यू हो गया, और प्लस जो बच जाएगा वो हमारा आर होगा, तो आर हम अलग से लिख देंगे 72। अब बेटा यहाँ पे जो मेन कलाकारी है ना, वो यही है कि ये हमारा एक स्टेप खत्म हो गया और यहाँ पे आर की वैल्यू 0 नहीं आई, और अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो हमें शो करना पड़ेगा कि आर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब संख्या पूरी तरह से कटी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा केस लेंगे, हम लिखेंगे पुनः। अब पुनः के बाद जो मेन बात हमें समझनी है वो यही बात समझनी है कि ये जो पुराना वाला था इसका काम खत्म, अब इसको हम मारेंगे डिलीट, फिर नया ए जो हमारा अभी तक बी था अब वो ए बन जाएगा। अगले स्टेप में जब HCF निकाल रहे होंगे तो एक स्टेप में अगर इस बी से पूरी तरह से ये भाज्य नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, और जिसको बी माना था अगले स्टेप में ए बराबर 180 हो गया। अब इस बार अभी तक जो बी था अब वो ए बन गया। और दूसरी बात, तो फिर बी कहाँ गया बेटा, जो आर था ना ये बी बराबर हो गया आर, और ये हमारा आ गया 72। मतलब कि जो अभी तक बी था वो ए बन गया, ये हमारा पुराना वाला बी था और ये पुराना वाला आर था, बी हमारा ए बन गया और आर हमारा बी बन गया। अब फिर से इन दोनों नंबर को ए और बी को हम फिर से लिख सकते हैं, ए और बी को लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो अब हम ए की जगह पे 180 रखेंगे और उसके बाद बी की जगह पे 72 रखने जा रहे हैं। 72 मतलब इस बार 72 से 180 को भाग करना है। और बेटा जब देखो 72 को 180 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, शायद 2 बार चला जाए। तो जब 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो 72 दुन्ना। अभी एक मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन लेना, कुछ जोड़ना या घटाना, कुछ गुणा करना, ये बातें सिखाऊंगा। तो उस लेक्चर में
हम बहुत सारी बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे जिसमें हमें गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना या कॉमन लेना बहुत इजी पैटर्न में बताऊंगा मैं। खैर, यहाँ पे हमने बात करी कि 72 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो गुणा करके देख लेना। 72 में 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 144। ये हो गया 144। अब भाग कर लो यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाग कर लो। 180 में 72 से भाग करो, 72 से भाग करोगे तो 72 दूना 144 आ गया। ये बच कितना गया, ये बचेगा 36। अब 2 बार गया और रिमाइंडर क्या बच गया, 36। जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पे ऐड कर दो। फिर बेटा यहाँ पे देखो, आर फिर से हमारा 0 नहीं हुआ, और आर जब 0 नहीं हुआ तो फिर हमारा मैटर फिर वही करेगा। फिर जो स्टेप हमने लिखा है फिर से हमें लिखना पड़ेगा पुनः। अब चूंकि आर बराबर 0 नहीं आया तो अब जो बी था उसको अगले स्टेप में हम ए बना लेंगे। तो अब ए बराबर हमारा बन गया 72, और जो आर था उसको हम बी बना लेंगे, मतलब बी बराबर हमारा क्या बन गया 36। अब फिर से हम इन दोनों नंबर्स में ए और बी रखेंगे तो हमारा हो गया ए मतलब 72 बराबर 36 से भाग करेंगे 36, और देखो 36 में भाग करोगे 72 से तो 36 दूना 72 और प्लस का 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आर बराबर 0 आ गया। तो आर बराबर जैसे ही 0 आया तो हम कहेंगे भाई जो बी की वैल्यू थी, जो बी बराबर था, वही हमारा इन दोनों का HCF होगा। बेटा बात समझे ना, HCF हमें इन दोनों का मिला। HCF 180 और 252 इज इक्वल टू 36। लेकिन ये हमारा कंप्लीट आंसर तो है नहीं, हमें तो HCF निकालना था 180, 252 और 324 का। फिर क्या करते बेटा, ऐसे केस में इन दोनों का HCF हमारा ये मिल गया। अब जरा इन दोनों का HCF निकालो, देखो क्या मिल रहा है, उसके बाद हम आगे की कहानी चेक करते हैं। तो हमने इन दोनों का HCF निकाला, वही मेथड हमने यहाँ भी लगाया। हमने कहा 180 इज लेस देन 324, तो मतलब जो बड़ा है वो ए बनेगा और जो छोटा है वो बी बनेगा। देखो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन वही लिखा है, बट यहाँ पे जो साइन लिखा था वो अलग से लिखा था। पहले बड़ा लिखा था फिर छोटा लिखा था, यहाँ पहले छोटा लिखा, साइन हमने चेंज कर दिया, मुंह उधर कर दिया और वो बड़ा बन गया। तो हमने कहा 324 इज ग्रेटर देन 180, तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के फॉर्म में लिख दो। तो हम कहेंगे 324 ये बराबर हो जाएगा 180 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाने वाला है, प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से भाग करके कहीं पता कर लो। तो जब भाग करोगे तो देखो यहाँ पे हम अलग से करे दे रहे हैं, 324 में 180 से भाग करोगे तो ये कितनी बार जा सकता है, ये 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 180 आ जाएगा। और तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4, और 12 में से 8 निकल जाएगा 4, और ये हमारा बन जाएगा 2 में से 1 निकल जाएगा 1 आ जाएगा 144। मतलब जो रिमाइंडर हमारे आने वाला है वो हमारा आ गया 144। यहाँ पे r बराबर 0 नहीं हुआ, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः क्या करेंगे, वही स्टेप, जो अब हमारा b था उसको हम a मान लेंगे। तो a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, जो पुराना b था वो हमारा a बन गया, 180 हो गया, और जो हमारा r था उसको b मान लेंगे, तो b बराबर हमारा हो गया 144। अब फिर से हम 180 और 144 में देख रहे हैं कि 180 बड़ा है, 144 छोटा है। तो 180 को 144 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 180 बराबर 144। अब 144 से भाग करोगे तो एक ही बार जाएगा, प्लस 36, ये 36 आ गया। अब फिर से हमारा r 0 नहीं हुआ, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा पुनः। अब जो b था वो हमारा a बन गया, तो मतलब a बराबर हमारा फिर से क्या हो गया 144, और फिर जो हमारा r था वो हमारा b बन गया, b बराबर 36। अब देखो जरा इसको भाग करोगे तो अब 144 बराबर हमारा आ जाएगा 36 गुणे 36 में 144 में 36 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये शायद 3 चौका 12, 6 चौका 24, ये 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और ये जो हमारा r आएगा ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे r बराबर 0 हो गया। और बेटा जब r बराबर 0 हो गया तो हम देख रहे हैं
कि जो हमारा बी था वो हमारा HCF हो गया, और कितना आया ये फिर से 36 आ गया, ये बी को ही हम HCF बोलेंगे, तो जहाँ पे 0 हमारा आ जाएगा वही हमारा HCF होगा इन दो नंबर का। तो देखो इन दो नंबर का HCF 36, इन दो नंबर का HCF 36, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 180, 252 एंड 324 इक्वल टू 36। इन तीनों नंबर का जो HCF निकल के आएगा वो हमारा 36 होगा। इतनी बात बेटा नोट कर लो, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी, तो ये बातें देख लो। हाँ बेटा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251, 1377 और 1528 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे। तो सबसे पहले ये समझ लो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो कह रहा कोई 3 नंबर हमको दिए हैं, कह रहा ऐसा सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करो जिससे भाग देने पे कुछ शेष बच रहा है। तो बेटा हम लोग पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों में, बेसिक क्लासों में अपनी, कि जब वो कहता है बड़ी से बड़ी संख्या या ऐसा सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करो, तो उस केस में हमारे दिमाग में कोई बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार सबसे बड़ी संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिससे विभाज्य हो, तो मतलब HCF निकालना होगा। जब कहेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो उस केस में हम LCM निकालते थे। तो वो कह रहा है कि 1250, 2377 और 1528 को भाग देने पर, तो ये तो पक्का हो गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी मतलब HCF ज्ञात करना है। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। कह रहा है 1528 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बच जाए। तो अब रिमाइंडर भी बच रहा है, शेष भी बच रहा है। तो ऐसे केस में हम करते क्या है बेटा, एक काम करेंगे ना, हम जो ये शेष बच रहा है इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, शेष वाले लफड़े को हम ख़त्म करेंगे। और क्या करेंगे, हम जो शेष बच रहा है इसको उन संख्याओं से माइनस कर देंगे। ये दिया है ना कि भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बच रहा है, मतलब कि जब वो बड़ी से बड़ी संख्या से 1251 में भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, और 2377 में से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा, और 15628 को भाग करोगे तो 3 शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ शेष बचने वाली बात होती है वहाँ पे हम शेष को पहले ही घटा देते हैं, और शेष घटाने के बाद बनेगा क्या, शेष घटाने के बाद जो नंबर बनेगा, अब वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे पहले शेष को घटा के फिर हम बता रहे हैं, देखो हम उस बड़े से बड़े नंबर से भाग देंगे 1251 में, तो 1 शेष बचेगा। तो हम कहेंगे भाई जो शेष वाला है उसका काम पहले ही खत्म कर दो, 1251 में से 1 को माइनस कर दो, तो ये क्या बच जाएगा 1250। ठीक, अगला हम कहेंगे 2377, इसको भाग देने पे 2 शेष बच रहा था, इसमें 2 घटा दो, तो ये हो जाएगा 2375। और फिर से 15628 को भाग देने पे 3 शेष बच रहा था, तो इसमें 3 घटा दो, ये हो गया 15625। अब हमारे पास जो नंबर बने वो ये बन गए, देखो ये नंबर हो गए। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1250, 3775 और 15625 को भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको हमने हटा दिया, शेष को ही हमने खत्म कर दिया, शेष को हमने माइनस कर दिया। तो अब जो क्वेश्चन बना वो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 1250, 2375 और 15625 को भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए, शेष बचने वाला कोई काम ना हो। ठीक, तो अब चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, पिछला कॉन्सेप्ट हमने कहा जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन कर लो, दो नंबर एक साथ ले लो। हमने कहा एक बार ले लो 1250 और 2375 एक साथ ले लो। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो बड़ा नंबर था वो क्या था, 2375 इज ग्रेटर देन 1250। तो 2375 को 1250 के टर्म में लिख सकते हो, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। तो अब देखो ये 2375
ये बराबर हो जाएगा 1250, ये बी हो गया, गुणे 1250 से भाग करोगे 2375 में, तो बेटा कितनी बार जाएगा इसको देखो। तो जब इसे भाग करोगे तो ये 7 बार जाने वाला है, ये 7 बार जाने वाला है। भाग करके अलग से देख लेना, चलो तुम लोगों को दिखा दे रहे हैं अभी। ये हमारा हो जाएगा 2350, 9377 है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेना, ये 2000 नहीं है, ये 9000 है। क्वेश्चन सही कर लेना, ये 9000 है, यहाँ पे 9000 है, और 9377 से इसको माइनस करोगे तो ये 9000 मिलने वाला है। मतलब कि अब की बार जो हमें ये 2375 था, ये 2000 नहीं, ये 9000 है। इसको सही कर लेना। खैर, अब इसको 9000 यहाँ पे है, अब जब 7 बार जाएगा तो ये देखो आ कितना गया, 8750। अब इसको जब माइनस करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा, ये 13 में से 7 निकल लग जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। ये बन गया 625। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बचने वाला था वो हमारा आ गया 625। हमने जब 9375 को भाग किया 1250 से, 9375 को 1250 से भाग किया तो ये 7 बार गया। 7 बार जाने के बाद 625 शेष बच गया। लेकिन क्या नहीं हुआ, आर बराबर हमारा 0 नहीं हुआ, आर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो अभी तक हमारा बी था उसको हम ए मान लेंगे। तो हमने कहा भाई देखो, अब जो हमारा बी था ये अभी तक बी था, अब इसको ए मान लेंगे, और जो हमारा आर था वो बी बन जाएगा। तो अब हमारा जो ए बना वो क्या बन गया, पुनः हम लिखेंगे, पुनः ए बराबर हमारा आ गया 1250, और बी बराबर हमारा आ गया क्या, 625। अब ए को फिर से बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1250 बराबर 625, और इसमें 2 बार जाएगा और शायद ये पूरी तरह से कट जाएगा, 625 दूना 1250। तो मतलब यहाँ पे जो बी की वैल्यू आई वो हमारी आ गई 625, और यहाँ पे हमारा आर इक्वल 0 आ गया, आर इक्वल 0 आ गया। तो हम कहेंगे इन दोनों नंबर का HCF 9375 और 1250 का HCF इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 625। ये तो 625 हो गया इन दोनों नंबर का HCF। अब जरा आगे बढ़ें और अगले 2 नंबर में देखें हम। ये रफ वाला कार्य हटा रहे हैं इसको। अगला 2 नंबर हम फिर से ले रहे हैं, और अगला 2 नंबर हमारा क्या था, अगले 2 नंबर हमारे थे, देखो छोटे वाले को फिर से, क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया है तो छोटे वाले को फिर से लेना पड़ेगा। ये हो गया 1250, और दूसरा नंबर क्या था, 15625, 15625। अब बेटा देखो, ये हम नंबर जो बड़ा था उसको ए मानेंगे, ये हमारा ए हो गया, और इसको बी मान लेंगे। तो हम कहेंगे 15625 बड़ा है 1250 से। तो हम 15625 को 12 के टर्म में लिख सकते हैं, बराबर 1250, इससे भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा गुणे उतना करेंगे। तो अब देखो कितनी बार जाएगा भाग करने के बाद, जरा अलग से कहीं भाग, 1250 और 15625, 1250 और 15625 में हमने कहा जो बड़ा नंबर है वो हमारा ए हो गया, मतलब 15625 हमारा ए बन गया, और 1250 हमारा बी बन गया। अब 15625 को हम ए और बी के टर्म में लिखें तो हम कहेंगे भाई जो 15625 है इसको लिख सकते हैं 1250 गुणे 1250 से भाग करोगे 15625 में, तो जरा देखो आएगा क्या, ये 15625 भागा 1250। तो अब ये 1250, ये 1562, एक बार जाएगा तो ये हो गया 1250। माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 5 में से 6 में से 5 निकल जाएगा 1, और यहाँ पे 15 में से 12 निकल जाएगा 3, और ये 5 हम प्रोसीड कर लेंगे। अब देखो ये हो गया 3125, और हम अगर 3 बार लेके जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये 2500 हो जाएगा पूरा पूरा, और ये 25 6 31 650 बच जाएगा रिमाइंडर। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे आने वाला है इस बार 1250 गुणे, ये गुणे 12 आएगा क्योंकि 12 बार जा रहा है, गुणे 12 और प्लस 625, ये 625 है, 650 नहीं है, 625 बचेगा।
तो अब ये हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। r इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब पूरी तरह से संख्या अभी कटी नहीं है। तो ऐसा केस जब संख्या पूरी तरह से नहीं कटी है तो हम फिर से कहेंगे भाई, तो अब ये हमारा जो अभी तक b था वो a बन गया। अब पुनः हम कहेंगे a बराबर हमारा क्या आ गया, a बराबर हमारा आ गया 1250 और b बराबर हमारा आ गया 625। और फिर से हम 1250 को 625 के टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 625 गुणे 2 और प्लस का 0, मतलब r बराबर यहाँ से 0 हो गया। और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आ गई 625। और हम कहेंगे इन दोनों नंबर का HCF क्या आया, HCF इक्वल्स आ गया 625। तो बेटा देखो यहाँ पे भी HCF 625, यहाँ पे भी HCF 625, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 1250 और नेक्स्ट हमारा क्या था 9377 और 15625 इज इक्वल टू 625। ये हमारा HCF आ गया इन तीनों नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। बेटा ये जो शेषफल वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार शेषफल बच रहा है उसका क्या करेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, उस शेषफल को पहले ही माइनस कर दो, शेषफल वाला काम खत्म हो जाएगा। तो अब जो नंबर बनेगा तो हम कहेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि ये भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, क्योंकि शेषफल तो हम हटा चुके हैं। तो इन नंबर्स को ना हम इस नंबर पे काम ना करके हम इस नंबर पे काम करें, 1250, 9375 और 15625। तो ऐसे केस में हम ये लॉजिक अपनाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।